फिल्म की शुरुआत में हमें नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स दिखाए जाते हैं जो मार्स पर अपने एक मिशन पर आए हुए हैं, और जब ये मार्स की मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं तो तभी इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसलिए अब इन्हें अपने मिशन को यहीं रोककर जितनी जल्दी हो सके अपने स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचना है। लेकिन जब ये सभी अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर बढ़ रहे होते हैं तो तभी मार्क वॉटनी, जो एक एस्ट्रोनॉट और बॉटनिस्ट है, उससे कोई चीज टकराती है और वह उस तूफान में खो जाता है। जिसके बाद उसके साथी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता और न ही उनसे कोई संपर्क हो रहा होता है, और इन्हें लगता है कि मार्क शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स मार्क वॉटनी को यहीं छोड़कर अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो हमें मार्क दिखाया जाता है जो अभी भी जीवित है, और उनके इक्विपमेंट में से एक लोहे की रॉड उसके शरीर में जा लगी है। वह किसी तरह वहां से उठकर अपने कैंप की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर कैंप में आने के बाद वह अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। मार्क यहाँ पर किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि संपर्क करने के सभी इक्विपमेंट तूफान में नष्ट हो चुके हैं, और अब मार्क वॉटनी अकेला मंगल ग्रह पर फंसा हुआ है, और उसके साथी सोचते हैं कि अब वह इस दुनिया में नहीं है, और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नासा का अगला स्पेसक्राफ्ट यहाँ से 3300 किलोमीटर दूर आएगा। लेकिन मार्क इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना खाना नहीं है, और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना होगा। इसीलिए अब वह तय करता है कि वह यहाँ मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू होते हैं और वह यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी में आलू उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होगा, पर यहाँ मार्स पर पानी नहीं होता। लेकिन मार्क, जो कि एक बॉटनिस्ट है और उसे सब पता है कि मार्स पर खेती कैसे की जाती है, इसलिए वह अब यहाँ पर खेती करने की तैयारी शुरू कर देता है। मार्क यहाँ एक जगह पर बहुत सी मिट्टी इकट्ठा करता है और फिर उसमें आलू डालता है, लेकिन आलू को उगाने के लिए अब उसे पानी की जरूरत है। पर अच्छी बात यह है कि मार्क को पता है कि यहाँ पर पानी कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उससे पानी बनता है, और यहाँ पर क्योंकि मार्क के पास सभी चीजें होती हैं तो वह पानी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वह हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर ऐसा करता है तो वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि वह उस ऑक्सीजन को गणना में नहीं लेता जो उसकी सांस से बाहर आ रही होती है। लेकिन अगली बार वह अपने इस फॉर्मूले को दोबारा आजमाता है और इस बार वह अपने काम में सफल हो जाता है, जिससे पानी बनना शुरू हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पहला पौधा उगता है, जिसे देखकर मार्क को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर यह ऐलान कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद वे उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। लेकिन अगले दिन जब उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट के माध्यम से मार्स की फोटोज देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि मार्स पर जो उनके इक्विपमेंट थे वे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल ये वही सोलर पैनल्स थे जिन्हें मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया था। जिसके बाद वह अपने सीनियर्स को बुलाती है और वे सभी समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हमें पता है कि वह जिंदा है, पर हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि हम जितनी देर में मार्स तक पहुंचेंगे तब तक वह भूख से ही मर जाएगा, क्योंकि अर्थ से मार्क तक का सफर कई महीनों का है, और जब तक वे मार्क के पास पहुंचेंगे वह भूख से ही मर जाएगा। लेकिन अब मार्क को मार्स पर पूरे 70 दिन हो गए हैं, और अब वह हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर उतरेगा वह 4 साल बाद उतरेगा, वह भी पूरे 3300 किलोमीटर दूर, और तब उसे वहां पहुंचना होगा, और इस सफर में उसे पूरे 50 दिन लगेंगे। लेकिन उसके पास जो गाड़ी है उसे वह 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि फिर उसे अपने सोलर पैनल को रिचार्ज करना होगा। वहां नीचे नासा के कुछ लोग मार्क तक मदद पहुंचाने के लिए तैयारी करते हैं, पर इन्हें अपनी इस तैयारी में पूरे 3 महीने लगेंगे, और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये मार्स पर भेजेंगे उसे पूरे 9 महीने लगेंगे। वहीं मार्स पर मार्क की आलू की फसल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। वह बड़े आलू निकालकर छोटे आलुओं को दोबारा बो देता है, लेकिन वह जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो चाहे वह कितनी भी फसल उगा ले वह जिंदा नहीं बच पाएगा। इसीलिए वह अपनी कार के जरिए एक ऐसी जगह जाता है जहाँ एक पाथफाइंडर होता है जो पिछले मार्स के मिशन में खराब हो गया था और उसका संपर्क धरती से टूट गया था। लेकिन नीचे से अब नासा की टीम उसे सैटेलाइट के माध्यम से देख रही होती है, और वे समझ जाते हैं कि मार्क उसी पाथफाइंडर तक पहुंच चुका है। लेकिन नासा की टीम उसे सिर्फ फोटोज की मदद से देख रही होती है। इसीलिए मार्क जांच करने के लिए उस कैमरा के आगे 3 बोर्ड्स लगाता है, जिसमें एक पर लिखता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल्स मिल रहे हैं, और लेफ्ट वाले पर यस और राइट वाले पर नो। और फिर नासा उस पाथफाइंडर वाले कैमरा को लेफ्ट की ओर मूव कर देता है, जिससे मार्क को पता चल जाता है कि वे उसे देख रहे हैं, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। और अब मार्क उनसे बात करने के लिए कोड्स का उपयोग करता है, और अब ये एक दूसरे से मैसेजेस की मदद से आपस में बात कर सकते हैं। और नासा की टीम अब उसे मैसेज भेजती है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेजा जा रहा है। और यहाँ पर मार्क को यह भी पता चलता है कि नासा ने अभी तक उसके क्रू को नहीं बताया कि वह जिंदा है, और जिस क्रू का यह मेंबर था वे अब अर्थ की ओर वापस आ रहे हैं। पर अब नासा मार्क के क्रू को बता देती है कि वह जिंदा है। इससे उसके क्रू मेंबर्स को खुशी भी होती है और दुख भी। उन्हें दुख इसीलिए होता है क्योंकि वे मार्क को वहां जिंदा छोड़ आए, पर अब वे कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद हमें मार्क दिखाया जाता है जो अपने आलू की फसल को दिखा रहा होता है, पर तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी की सारी फसल खराब हो जाती है, और अब वह दोबारा उस फसल को नहीं उगा सकता, क्योंकि जो वातावरण उसने खेती के लिए बनाया होता है वह सारा का सारा ब्लास्ट में समाप्त हो जाता है। जिसके बाद मार्क हिसाब लगाता है कि उसके पास जितने आलू हैं उन्हें खाकर वह तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक अर्थ से उसके लिए मदद नहीं पहुंचती, यानी कि नासा जब तक मार्क के लिए कोई मदद भेजेगी तब तक मार्क जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए अब नासा मार्क को बताती है कि अब उसे कम से कम खाना खाकर गुजारा करना पड़ेगा, और मार्क ऐसा ही करता है। जो खाना वह एक दिन में 3 बार खाता था वही खाना अब वह 3 दिन में 1 बार खाने लगता है। वो अब दिन में सिर्फ 1 बार खाना खा रहा था, और उसी एक दिन का खाना को 2-3 दिन तक चलाना पड़ रहा था। नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करता है, जिसमें उसका खाना और जरूरी सामान भेजा जाता है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक नहीं होता। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। इस हादसे से सब लोग मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास ना खाना है ना मदद पहुंच सकती है। जब उसे लगता है लॉन्च अनसक्सेसफुल हो गया,
तो वो नासा को एक इमोशनल मैसेज भेजता है, ये पैगाम मेरे वालिदैन तक जरूर पहुंचाना। मैं मानता हूं कि हमें हमेशा हर मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए। उनसे कहना कि मुझे अपना काम पसंद है। अगर मैं इस मिशन में मर भी गया तो मेरी मौत एक ऐसे मकसद के लिए होगी जो मुझसे ज्यादा बड़ा है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलात से डरा नहीं बल्कि उनका सामना किया। अब वो पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका होता है। तभी चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उनके पास भी रॉकेट लॉन्च करने का सिस्टम होता है। नासा और चाइना मिलकर लॉन्च की तैयारी फिर से शुरू करते हैं। यहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है, जो एक एस्ट्रोडायनामिक्स एक्सपर्ट होता है। वो नासा को एक नया प्लान बताता है, जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के पास आएगा तो हम वहां से एक और लॉन्च करके उसमें जरूरी सामान भेज देंगे और ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का यूज करके मार्स की ऑर्बिट से एस्केप करेंगे। रिच कहता है कि उन्हें मार्स पर लैंड नहीं करना बल्कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पहले से मार्स पर है तक पहुंचना है। जब वो ऑर्बिट से बाहर निकलेगा तो बाकी क्रू मेंबर्स उसे पिक कर लेंगे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। नासा के पास सिर्फ एक मौका होता है और वो 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में डालकर एक बंदे की जान नहीं बचा सकते। वो फैसला करते हैं कि ऑफिशियल मिशन के दौरान रिस्क लेना ठीक नहीं, लेकिन रिच किसी तरह उन 5 एस्ट्रोनॉट्स तक ये सारा प्लान पहुंचा देता है और उनकी टीम बिना नासा की परमिशन के ये मिशन शुरू कर देती है। नासा भी उनकी पोजीशन चेंज होता देखकर समझ जाता है कि ये 5 एस्ट्रोनॉट अब उस बंदे को बचाने के लिए जा रहे हैं। चाइना भी उनका साथ देता है। मार्स पर वो एस्ट्रोनॉट अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो ऑर्बिट से निकलकर अर्थ की तरफ जा सके, लेकिन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसे सारा एक्स्ट्रा सामान निकालकर बाहर फेंकना पड़ता है। उस वक्त चैलेंज ये होता है कि अगर एस्ट्रोनॉट्स उस ऑब्जेक्ट पर लैंड करते हैं तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो अर्थ तक नहीं लौट पाएंगे, इसलिए वो उस ऑब्जेक्ट का वजन 5000 किलो तक कम करते हैं। अब वो एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से स्पेस में जा रहा होता है जिससे ऊपर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया भर की नजर इस मिशन पर होती है। जब वो स्पेस में पहुंचता है तो रेडियो कांटेक्ट की कोशिश होती है, लेकिन प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो होश में आता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अब भी एक और प्रॉब्लम होती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे पकड़ना मुश्किल होता है। वो कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में होल करके हवा के प्रेशर से अपने आप को डायरेक्शन दूंगा और तुम तक पहुंच जाऊंगा। सब उसे मना करते हैं, लेकिन वो ये करता है। दूसरी तरफ कमांडर एक फ्लाइंग चेयर से उसे पकड़ने जाता है। जब वो हाथ पकड़ता है तो हाथ छूट जाता है, लेकिन वो रोप को पकड़ लेता है और इस तरह उसे स्पेस शटल में खींच लिया जाता है। आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद वो एस्ट्रोनॉट अर्थ वापस आता है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स को स्पेस सर्वाइवल के लेसन देना शुरू करता है कि कैसे दूसरी दुनिया में जिंदा रहा जाए, और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।